नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। तो देखिए, बड़ी बहस में आज चर्चा होगी मिशन 2024 को लेकर। दरअसल देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 80 में से 80 लोकसभा सीट जीतने का टारगेट रखा है और इसी के लिए रणनीति बनाई जा रही है। और एक ओर विपक्षी दलों का बनता गठबंधन और दूसरी ओर जाति जनगणना की मांग। इन दोनों मुद्दों से कैसे निपटा जाए, इसके लिए बीजेपी ने दिल्ली में यूपी के नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में बीजेपी के चाणक्य अमित शाह तमाम नेताओं के साथ जीत को लेकर मंथन करने वाले हैं। तो देखिए, अमित शाह के 2014 में यूपी के प्रदेश प्रभारी रहते हुए पहली बार बीजेपी ने सूबे में 73 सीटों पर विजय पताका फहराई थी। तो अपना दल सहयोगी दल था और तब अकेले बीजेपी ने 80 में से 71 सीटें जीती थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में अब तक के सबसे बड़े सपा बसपा गठबंधन को हराते हुए 64 सीटों पर सहयोगी दलों के साथ चुनाव जीता था, जिनमें से अकेले बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में यूपी में एक बार फिर से बड़ी जीत की रणनीति तैयार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में बड़ी बैठक करेंगे। यही वजह है कि बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, साथ ही यूपी के बड़े नेता भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे आज की बड़ी बहस एक खास पैनल के साथ। लेकिन उसके पहले आपको सभी पार्टियों की प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं और ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता की ये रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ लगातार अभियान चलते रहते हैं, जनता से संपर्क और संवाद चलता रहता है। हमारे नेता जो है साल के 365 दिन जनता के बीच में काम करते हैं और समय समय पर इन अभियानों की पार्टी की समीक्षा के लिए आगे पार्टी की क्या रणनीति होगी, क्या कार्यक्रम होंगे, इन सभी चीज़ों को लेकर सामान्य रूप से समय समय पर बैठक दिल्ली में भी और लखनऊ में भी होती रहती है। ये बैठक को इसी के मद्देनजर देखना चाहिए। पार्टी के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ये मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हरानी है। अब बीजेपी को पिछड़े नेताओं के साथ बैठक करने की स्थिति आ गई है। तो क्या पिछड़े नेताओं के बीच में भाजपा बताएगी कि वो देश में जाति जनगणना कराना चाहती है कि नहीं कराना चाहती है? और जाति जनगणना से क्यों भाग रही है बीजेपी? सिर्फ इसीलिए कि पिछड़े जान जाएंगे कि उनकी संख्या कितनी है, और जब वो जान जाएंगे कि उनकी संख्या कितनी है तो भागीदारी मांगेंगे राजनीति में, सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में, बाकी दूसरे संसाधनों पर। क्योंकि आप पिछड़ों को भागीदारी नहीं देना चाहते हैं, उनके बच्चों को नौकरी नहीं देना चाहते हैं, उनकी आप तरक्की नहीं देखना चाहते, इसलिए जाति जनगणना से भाग रहे हैं। हम तो आपके माध्यम से कहेंगे कि जो पिछड़े समाज के नेता गए हैं तो कम से कम अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने कह करके आए कि आप जाति जनगणना कराइए, वरना इस्तीफा देकर के आए भारतीय जनता पार्टी से। जाति जनगणना जैसा एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे हम सुलझाने के लिए कह रहे हैं कि सरकार जाति जनगणना कराए। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं, हमने जाति जनगणना की शुरुआत कर दी है। बिहार में जो आंकड़े आए हमने उनका स्वागत किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने के बजाय उसे कैसे निपटा जाए इस पर ध्यान आकर्षित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सोच पिछड़ा वर्ग विरोधी है, किसान विरोधी है, आम जनमानस विरोधी है। सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करने के लिए बीजेपी सत्ता में आती है। चुनाव से पहले पिछड़ों की बात करती है, युवाओं किसानों की बात करती, लेकिन जब चुनाव हो जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक उद्योगपति का नाम याद रह जाता है जिसको पूरा देश जानता है। 2024 की लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली में उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में जहां केंद्र नेतृत्व के बड़े नेता शामिल होंगे, वहीं उत्तर प्रदेश से अगर बात करें तो दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ कई ओबीसी नेता और सांसद इस बैठक में बुलाए गए हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन ने जिस तरीके से सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी को ये बताने की कोशिश की कि ओबीसी जनगणना जो है वो कितना जरूरी है और उसको करवाए जाने की मांग लगातार करते हुए ये दल भारतीय जनता पार्टी पे हमलावर हैं।
इस बैठक में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी, साथ ही साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी चर्चा संभव है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ओबीसी को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रार मची हुई है, इस वोट बैंक को हासिल करने के लिए हर एक दल अपने जतन कर रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी कैसे टैकल करेगी। क्योंकि गैर यादव ओबीसी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की इस समय ओबीसी वोट बैंक पे मजबूत पकड़ है, लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों समाजवादी पार्टी और खासतौर से कांग्रेस ने भी अब अपने अभियानों की शुरुआत की है और अखिलेश यादव की तरफ से पीडीए का नारा दिया गया है, उसके बाद जातिगत जनगणना को लेकर जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको एक चुनौती की तरह जो है ले रही है और उसी को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कई अभियान चलाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी इस बैठक में मंथन होगा। जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है वो इस पे मंथन करेगा और साथ ही साथ ये देखने वाला होगा कि आखिर उधर से यूपी के ये नेता हैं उनको क्या मंत्र दिया जाता है और किस तरीके की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई जाती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 80 की 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है और इन सीटों को जीतने के लिए एक व्यापक अभियान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा है। लेकिन ये भी सत्य है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बिना जातीय समीकरणों को हासिल किए कोई भी जीत संभव नहीं है और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब जो है ओबीसी को लेकर और जो अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं, अन्य जो जातिगत वोटर्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसको लेकर आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और इसमें 2024 को जीतने के लिए जो है मंथन होगा और तमाम तरह के बड़े नेता और केंद्र के नेतृत्व के जो बड़े नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कैमरा पर्सन गौरव मिश्रा के साथ मार्तंड सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। देखिए, आज जो है मीटिंग दिल्ली में होने वाली है, लेकिन उत्तर प्रदेश का सियासी पारा जो है इस वक्त गरमाया हुआ है। मौसम ठंड की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन लगातार बयानबाजी और हलचल का दौर जारी है। क्योंकि देखिए, बीजेपी की तरफ से इस वक्त नारा है लोकसभा चुनाव में अब की बार 80 सीटें जीतने का, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रशांत उमराव हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, संजीव सिंह हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अशोक तिवारी जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता है, साथ ही साथ हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ गए हैं। आप चारों का मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगी और सबसे पहले मैं अशोक तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझने की कोशिश करूंगी। सर, देखिए, आप तो पीडीए का फॉर्मूला लेकर चल रहे हैं, अब बीजेपी ये कह रही है कि भाई हम अगर ओबीसी वोटर्स को साध रहे हैं तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है, क्यों इतने चिंतित हो गए हैं? देखिए, बीजेपी का जो मुखौटा है वो उतर चुका है पिछड़ा वर्ग समाज के बीच में और पूरे देश के सामने बीजेपी छल करती रहती है। लगातार 2014 में झूठे वादे किए, 19 में भी जनता ने विश्वास किया, उस पर जो है उसके छलावे में आई, 19 में उसको जनमत मिला। लेकिन सच्चाई है अब कलई पूरी तरह से खुल चुकी है भाजपा की। भाजपा का पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी और जो समाजवादी सवर्ण है, कमजोर वर्ग के लोग हैं, किसान विरोधी, युवा विरोधी और महिलाओं को भी जो है सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। आए दिन घटनाएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, विकास का कोई भूल चुकी है भाजपा। पूरी तरह से गरीबों की उपेक्षा, कमजोर वर्ग की उपेक्षा, पिछड़ों की उपेक्षा, दलितों की उपेक्षा, उनके आरक्षण के हक को भी मारने की कुचेष्टा करना समय समय पर, उसमें भी धांधली करना, और जहां तक देखा जाए कि किसान की आय की दोगुनी कर देंगे, उनकी हालत यह है, कमर टूटी जा रही है, महंगाई चरम पर। तो आज देश विचार कर रहा है इन मुद्दों पर। भाजपा कहीं भी भरमाए, कहीं पे धर्म या अन्य चीजों की तरफ ले जाए, लेकिन अब जनता जो है सीधे सीधे मुद्दों पर है और जो मुद्दे बहुत ही मजबूत हैं, इसलिए भाजपा बौखलाहट में है, भाजपा बैकफुट पर है, भाजपा लगातार ऊहापोह की और पसीने छूट रहे हैं भाजपा को, प्रधानमंत्री जी से लेकर के और उसके सभी प्रदेशों में जितने नेता हैं और कार्यकर्ता हैं। अच्छा अशोक जी, लेकिन देखिए, ओबीसी को लेकर ये जो मीटिंग होने वाली है दिल्ली में आज, इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि भाई विपक्ष जो घबराया हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, विपक्ष नहीं घबराया। विपक्ष क्यों घबराएगा? आज पीडीए का हमारा जो आंदोलन है वो सफल हो रहा है। आज बहुत बढ़िया साइकिल रैली हुई जिसमें हजारों हजार कार्यकर्ता आए, पूरे प्रदेश में मैसेज गया और आज पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में है। आज वो देख रहा है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना का विरोध कर रही है, जातीय जनगणना को हजम नहीं कर पा रही है। बिहार में जातीय जनगणना जैसे ही हुई और जो है उसका रिजल्ट सामने आया, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल एकदम परेशान हो गए
और वो कहने लगे कि जात है ही नहीं, खाली गरीब अमीर है, मतलब जातियों का ही तो मानने से इनकार करने लगे। आज हालात ये है। चलिए अशोक जी, इस पर जब इस पर प्रतिक्रिया में प्रशांत जी की ले लेती हूँ। प्रशांत जी। अच्छा, मैं अंतिम बार बोल दूं, देश में छिपा हुआ नहीं है, सब सतर्क हो गए हैं। दलित पिछड़ा पीडीए पूरा और समाजवादी समाजवादी पार्टी के साथ है। 80 की 80 सीटें हम इनको मात देने जा रहे हैं, शिकस्त देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए प्रशांत जी, प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, समाजवादी पार्टी पूरा कंफ्यूजन की स्थिति में है। पहले अखिलेश जी पीडीए का मतलब बताते थे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला पिछड़ा, दलित और अगड़ा। मैं तो समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, क्या अखिलेश जी के अलावा कोई पिछड़ा नेता आपको समाजवादी पार्टी में दिखता है? क्या उत्तर अल्पसंख्यक वर्ग का उनको दिखता है? कहीं किसी को जनता को दिखता है? या अनुसूचित वर्ग का कहीं कोई नेता फ्रंट में दिखता है? नहीं दिखता है। ये अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी कह देते हैं, छोड़िए प्रदेश अध्यक्ष को छोड़िए। ये समाजवादी पार्टी की स्थिति है। और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि पिछड़ा का मतलब यादव नहीं होता। मुझे कोई किसी जात से कोई समस्या नहीं है। जब इनकी सरकार आती है, अपॉइंटमेंट किसके होते हैं? चारों जो आयोग थे, लोक सेवा आयोग से लेकर के अधीनस्थ आयोग, उच्चतर शिक्षा आयोग, शिक्षा चयन बोर्ड, सब में इन्होंने एक यादव जात के लोगों को भरा। एमएलसी में उत्तर प्रदेश में 100 सीटें थी, 100 में 20 इन्होंने यादव को नियुक्त कर दिया। डीजीपी यादव को बना दिया, 7 मंत्री यादव को बना दिए। पुलिस भर्ती हुई तो पूरा एक टाइटल के लोगों को भर दिया। एसडीएम बनाने तो बना दिए। तो भाई पिछड़े में तो 800 जातियां हैं। आप जब सत्ता में हैं तो आपको पिछड़े याद आ रहे हैं। उस समय आपको नहीं याद आया कि भैया बाकी लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए? जब आपकी सरकार थी, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब एक जात को बना दिए, तब उस समय याद नहीं आया कि बाकी जातियां होती हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे सपा के साथियों को ओबीसी महिलाओं की भी याद आ रही थी। इनको जब राज्यसभा भेजना था तो किसको भेजा? आजम खाकी बेगम साहिबा को। किसको भेजा? जया बच्चन जी को 4 बार उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा। कपिल सिब्बल को भेजा राज्यसभा। तब भाई कोई ओबीसी महिला याद नहीं है? आज तक समाजवादी पार्टी ने किसी ओबीसी महिला को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा? महिलाओं की याद करते हैं, क्यों उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात की? भाई जब आप यात्रा निकालते हैं उसका मतलब रिप्रेजेंटेशन, जब आपको मौका मिला था रिप्रेजेंटेशन दीजिए। ऐसे यात्रा निकालने क्या लाभ है? आप खाली एक जाति को दे दिए, कह दिए हमने ओबीसी के लिए हम कल्याण की बात करें, बाकी जाति देखिए मूर्ख नहीं है। सभी लोग आज के समय में बुद्धिमान है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी जातियों को लोगों को किया। आज हमारे 85 से अधिक लोकसभा सांसद ओबीसी वर्ग के हैं। केंद्र में मंत्रिमंडल में हमारे 27% से अधिक मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में 20 से अधिक मंत्री हैं। चाहे लोकसभा में नियुक्ति देनी हो या राज्यसभा में देनी हो, गवर्नर बनाने हो, हमने सब जगह रिप्रेजेंटेशन दिया। जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे, टिकट नहीं दे रहे, उन सब बाकी चीजों कोई मतलब नहीं है। आज सबसे अधिक विधायक हमारे उत्तर प्रदेश, हमने उनको टिकट दिए, जीत भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है, तभी हमारे उतने जीत करके आ रहे हैं ना। अभी कांग्रेस पार्टी भी ओबीसी की बात करें, उनको भी बता देना चाहता हूँ, ना तो राजस्थान में 27% ओबीसी आरक्षण है, ना छत्तीसगढ़ में है, ना झारखंड में इनकी सरकार है। तीनों जगह इनके ओबीसी आरक्षण इन्होंने 27% नहीं दिया है। तो भाई कम से कम आप जब दूसरों पे उंगली उठाते हैं, आपकी जहां सरकार है 5-5 साल आपने राज कर लिया, वहां तो 27% जो उनका संवैधानिक अधिकार ओबीसी का, तो दे दीजिए ना। उसके बाद आप बात करिएगा। कर्नाटका में अभी जातिगत जनगणना की बात करें, कर्नाटका में जातिगत जनगणना कराई थी, तो पिछली कांग्रेस सरकार थी सिद्धारमैया जी ने, आंकड़े क्यों नहीं प्रकाशित किए? भाई कर दीजिए। आप जब पहले भाजपा से सवाल पूछिए, पहले आप अपना क्लीन हैंड रखिए, उसके बाद फिर भाजपा सवाल पूछिए, फिर हम बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। हम तो लगातार कर रहे हैं 14 से, इसीलिए ओबीसी एसटी। अच्छा संजीव जी, देखिए प्रशांत जी का ये कहना है कि भाई आपकी कथनी और करनी में फर्क है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए प्रशांत जी, मुझे लगता है कि अधूरी जानकारियां ज्यादा बटोरे हुए हैं और अपने मन की बातें कर रहे, अपने प्रधानमंत्री जी की तरह, अपने नेता की तरह दूसरे के मन की बात जानते और दूसरों के बारे में जानते, शायद ये अधूरा ज्ञान न देते। चैनल पे आकर के थोड़ा थोड़ा सुन लीजिएगा। रही बात जिन राज्यों की, तो मैं भी आपको बता दूं, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, भूपेश बघेल सरकार ने जब ओबीसी आरक्षण पास करके अति पिछड़ों का दिया, तो गवर्नर इन्हीं के हैं और केंद्र की सरकार ने उसे रोक रखा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जब संसद में कहा कि 90 जो इस सरकार को चलाने वाले प्रमुख सचिव हैं, उसमें 3 लोग हैं। प्रधानमंत्री जी चुप रहे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव में आपको ख्याल होगा कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब अपने को ओबीसी नहीं कहते थे, तब वो सामान्य वर्ग के थे। और जब ये प्रधानमंत्री बनने के बाद हर राज्य में जाकर के चुनाव की सभाएं संबोधित करते हैं तो कहते हैं पिछड़ों का नेता हूं, पिछड़ों का बेटा हूं, ये कहते हैं। आज उस प्रधानमंत्री से सवाल ये देश की जनता पूछना चाहती है कि देश में रहने वाले पशु पक्षियों, जानवरों, नदी, तालाब, पर्वत, सबकी आप गणना करा सकते हो प्रधानमंत्री जी, तो जाति की जनगणना क्यों नहीं करा सकते? और वो भी आप पिछड़ों के सबसे ही मैची बनते हो, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि साहब 3% केवल 3 लोग केवल पिछड़ी जात के लोग हैं, और जिनमें पता चलता है कि साहब जो देश का बजट बनता है मात्र 5% लोग
क्या 5% लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग इस मोदी सरकार के साथ के रूप में सचिव के रूप में है? लेकिन दूसरी संजीव जी बात, देखिए, बिहार में तो जाति जनगणना हुई ना, उस पर सवाल भी उठ रहे हैं अब। नहीं बिल्कुल, जो वहां की बिल्कुल। जनता थी उनका ये कहना है कि भाई जाति जनगणना कहाँ हो गई, हमें तो पता ही नहीं चला, हमारे घर तो कोई आया ही नहीं। नहीं, वो जो जनता है, बताने की आवश्यकता नहीं। वो जनता बिहार में बहुमत में वो जनता खुश है जिन्होंने उस जाति जनगणना में भाग लिया। वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के प्रायोजित लोग हैं जो लगातार चैनलों पर कहते हैं। मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश में क्या दिक्कत है, कर्नाटका की बात बता दूं। कर्नाटका में सिद्धारमैया सरकार ने कहा, अधूरी जानकारी देते ना भारतीय जनता पार्टी वाले। ये वो लोग हैं कि जो गणेश भगवान को दूध पिलाने का काम किया था, आप भी शायद पिलाई होंगी, अगर दूध नहीं पिया होगा तो कह दिया होगा कि साहब आपने कोई पाप किया होगा। इनकी जानकारी इसलिए दे दूं कि सिद्धारमैया सरकार को केंद्र की मोदी सरकार ने रोक लगाई और कहा कि ये गणना हम नहीं करा सकते जब तक आप अपने राज्य सरकार अपना खर्चा करे कराए। वो चीज को केंद्र सरकार ने रोका, तो हमने जातीय जनगणना का कई विरोध नहीं किया। तभी तो हमारे नेता ने कहा, जब इन्होंने महिलाओं का आरक्षण दिया तो आपको ख्याल होगा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि 2011 की जो जातीय जनगणना हमने कराई थी उसी को आप लागू कर दीजिए, उसी के आधार पर आप पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण तय करिए। लेकिन नहीं, इनकी नेता उमा भारती जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि लागू कराइए, इसको भी नहीं करना है। और इन्हीं के नेता बिहार में सुशील मोदी जी ने कहा कि जो क्या कहते हैं जाति जनगणना है उसका आश्रय अपने लेने को कहा। तो समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी क्यों दिग्भ्रमित है। इनके सहयोगी दल, चाहे अपना दल हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे सुभाषपा हो, सब लोग कहते हैं हम जाति जनगणना का स्वागत करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी अकेली रह गई है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा जो चरित्र है और मुखौटा है इस देश के सामने आ रहा है। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की रहनुमा बनती है, अभी जिस तरह से पूरी श्रृंखला गिनाई कि इतने मंत्री, इतने राज्यपाल, इतने सब कुछ, तो सीधे सीधे भैया ये मोदी जी जो अपनों को पिछड़ों का बेटा कहते हैं, केवल गणना कराने में क्या दिक्कत है? फिर भी आपके लोग आएंगे। अगर आप इतने ही पिछड़ों के प्रति हिमायती हैं तो लोग आपके साथ फिर जीत के आएंगे। और कहीं ऐसा न हो कि 5 राज्यों का परिणाम जब चलिए सर, जातीय जनगणना जो है वो चर्चा का अलग विषय है, इस पर हम चर्चा करेंगे। संजीव जी, हम दिलीप जी का रुख करते हैं। उसको ठीक है, आप सबक कीजिए सर। 10 सेकंड, ठीक है। 10 सेकंड। जब ये 5 राज्यों के परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अकेली हो जाएगी। इनके सहयोगी दल इनको छोड़कर जाने के लिए विवश हो जाएंगे, क्योंकि सामाजिक न्याय का बीड़ा उठा करके इनके साथ आए थे। और जब सामाजिक अन्याय होगा तो न अपना दल, न सुभाषपा, न ही इनके साथ निषाद पार्टी और एनडीए के तमाम दल इनका साथ। सर लेकिन ऐसा कुछ तो इंडिया गठबंधन में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर टिकट बंटवारे में भी रार देखने को मिली। चलिए, ये चर्चा का विषय है और चर्चा इस पर करेंगे सर। चलिए सर, ओबीसी वोटर्स को साधने की जिस तरह से बीजेपी अब कोशिश कर रही है, प्लानिंग कर रही है, मैं दिलीप जी का रुख करूंगी। दिलीप जी देखिए, जाति जो है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से जाएगी नहीं। अब जो है पीडीए फॉर्मूला लेकर समाजवादी पार्टी चल रही है, अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी जातियों को जो जिस पर फोकस है उनको साधने की कोशिश लगातार कर रही है। और अब जो बीजेपी का फोकस है वो ओबीसी वोटर्स पर है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 80 की 80 सीटें साधने की कोशिश 2024 में की जाएगी। ऐसे में कितनी महत्वपूर्ण ये मीटिंग है, साथ ही साथ कितना नफा नुकसान इससे तमाम पार्टियों को होगा? देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये कहना चाहूंगा कि तीनों पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं। अगर कोई ये बता सके कि पिछड़े की परिभाषा क्या होती है तो बड़ा अच्छा होगा, जनता को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। क्योंकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े पदों पर बैठ करके भी आदमी अपने आप को पिछड़ा कहता है, तो पिछड़े की परिभाषा कौन सी किताब में क्या लिखी, क्या पैरामीटर थी, कोई बताएगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि ये राजनीतिक स्टंट है। दूसरा, अब जो आपका सवाल है कि जो मीटिंग कितनी महत्वपूर्ण है, तो देखिए, मीटिंग जब भी कोई राजनीतिक पार्टी करती है, चाहे वो मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए करे, चाहे वो अपनी कार्यकारिणी के नई बनने पर आगे की रणनीति के लिए करे, और इस तरह पूरे देश में 5 राज्यों को मिला लीजिए और 2024 में लोकसभा मिला लीजिए, तो पूरे देश इस समय इलेक्शन का माहौल है। तो इस समय मीटिंगों का दौर तो चलता रहेगा, कुछ आपको दिखाई देंगे, कुछ आपको इंटरनली चलती रहेंगी, वो मीडिया के सामने कभी नहीं आती, तो इंटरनल मीटिंग होती है, चलती रहती है, रणनीतियां बना करती हैं, जो अपर लेवल है वो कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी तय किया करता है। अब रही बात जो ओबीसी के ऊपर फोकस अब हुआ है, तो ओबीसी के ऊपर फोकस अब नहीं हुआ, ये तो 2014 से चला आ रहा है। ये 14 क्यों, आप जब मुलायम सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो ओबीसी पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया, और ओबीसी है, एससी है, रिजर्वेशन है, ये सारे हथियार जो राजनीति में बड़े काम आते हैं।
और इंटर मुद्दा तभी गर्माता है जब इस देश में राजनीति होती है या इलेक्शन का समय आता है, तब ये मुद्दे ज्यादा गर्मा जाते हैं और तब ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम ओबीसी के रहनुमा है, हम एसटी के रहनुमा है, हम एसटी के रहनुमा है। अगर सब आप किसी जाति का भला चाहते हैं तो पिछले 70 सालों से हर पार्टी कम बेश यही राजनीति कर रही है। कितने लोग, थोड़ा मौका दीजिएगा 30 सेकंड का जवाब देना है। संजीव जी आएंगे आपके पास। देखिए बात सुन लेते हैं, दिलीप जी की बात पूरी सुन लेते हैं, फिर उसके बाद आपके पास आऊंगी। ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो एक लाइन का है कि इन लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना। तो वो मुख्य धारा से जोड़ना क्या कहेगा? अगर एक परिवार का आदमी उसके पद पर बैठ गया, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, ब्यूरोक्रेट, क्लास ऑफिसर बन गया, तो क्या वो राष्ट्रीय मुख्य धारा से नहीं निकला? अगर ये राष्ट्रीय मुख्य धारा से जुड़ना नहीं है तो क्या तो कोई राजनीतिक पार्टी के पैरामीटर अभी संजीव जी बताएंगे बड़े बताने के लिए पता नहीं लगे क्या पैरामीटर है आपकी पार्टी का। और अगर तो आपके आपने उन लोगों को बाहर क्यों नहीं किया जो इस पैरामीटर से मीट आउट जो क्या एक्शन है? क्योंकि 70 साल में कोई भी व्यक्ति पिछड़ कर आगा नहीं हो, जाति की छोड़ दी, यहाँ जाति का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो कागज पे लिखा है वो ये कि पिछड़े लोग जो समाज की मुख्य धारा से टूटे हुए उनको आगे लेकर के आना है। तो आगे लाने की परिभाषा क्या है? वो उन्नति कर दे, अच्छे पद पे बैठ जाए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाए, सोशली उसकी इमेज बढ़ जाए, एजुकेशनल बैकवर्डनेस वो खत्म हो जाए, तो वो कितने की हो चुकी है। लेकिन अभी भी उसी परिभाषा में, तो राजनीति की परिभाषा है, उसी परिभाषा में शामिल होते हैं और राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं और करती रही। महत्वपूर्ण बात कही दिलीप जी ने। संजीव जी मैं जोड़ना चाह रहा था। दिलीप जी ने कहा कि जाति की परिभाषा क्या देंगे। सबसे पहले दिलीप जी तो आपको बता दूं कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, 17 अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। और इसलिए कि हिंदुस्तान, सुनिए अब सुनिए ना, सुन लीजिए संजीव जी, फाइनेंशियल एंगल से, एजुकेशन के एंगल से, इन सब चीजों के बारे में बोल रहे हैं दिलीप जी। अब आप मैंने जाति नहीं कही थी, मैं कह रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पिछड़े की परिभाषा क्या है और राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ जाने की परिभाषा। बिल्कुल इसी आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया। उसमें कहा कि समाज के अगड़े वर्ग के लोग भी आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए हैं। तो जब हम जाति की जनगणना कराएंगे तभी तो मालूम चलेगा कि आर्थिक आधार पे कौन पिछड़ा है, कौन खेती किसानी के आधार पे पिछड़ा है, जातियां कौन सी। क्योंकि आपको याद होगा कि 114 जातियां बिहार में जो जाति जनगणना हुई उनका 1% से भी कम सामाजिक और आर्थिक भागीदारी है। यह भी सच है। तो इसलिए जब पूरे देश की जाति जनगणना होगी तो सब सामने आएगा। और नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था किस आधार पे कि हम उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में जब सरकार में आएंगे, 2019 का मैनिफेस्टो उठा के देखिए, 17 अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की बात कही थी। वो मुद्दा कहां चला गया? तो आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि किस आधार पर 17 अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, भारतीय जनता पार्टी ने की थी? इसका क्या जवाब है? चलिए मैं दिलीप जी का रुख करूंगी। मैं अशोक जी भी बहुत देर से कुछ बोलना चाहते हैं। अशोक जी, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, जल्दी अपनी बात रखें। दिलीप जी फिर उसके बाद में आपके पास आऊंगी। मैं संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूँ सतीश जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश के साथ छलावा किया है, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, सभी कमजोर वर्ग, किसान और मजदूरों के साथ छलावा किया है। मैं संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूँ। पिछड़ों के भारी भरकम वोट के बल पर सत्ता में आए थे, चाहे 14 में हो चाहे 19 में हो, और उनको एक आशा उम्मीद थी कि ये हमारी सरकार है, मोदी जी अपने को पिछड़ा कहते हैं तो पिछड़ों का भला करेंगे। लेकिन अशोक जी देखिए, इस तरह के आरोप राज्य में तो आपके ऊपर भी लग रहे हैं ना। अभी सुना आपने ना प्रशांत जी क्या कह रहे थे। लास्ट बात बोल दूं, इतना बड़ा धोखा कि जब महिलाओं को आरक्षण दिया गया, बिल लाया गया, तो जिस बिल को रोक दिया था माननीय नेताजी ने, मुलायम सिंह यादव जी ने, कांग्रेस जब नहीं दे रही थी पिछड़ों को आरक्षण, में रोक दिया गया था महिलाओं में आरक्षण देने के लिए बिल को, आज उसी बिल को इस जो है पिछड़ा के प्रेम वाली सरकार जो आई थी 19 में, इसने नहीं दिया और उसमें केवल सामान्य तरीके से उस आरक्षण को दे दिया गया जिसमें पिछड़ों के आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई, दलितों को आरक्षण बढ़ा करके व्यवस्था नहीं की गई और इस तरह छलावा किया गया। आज इतना बड़ा छलावा हमारा पिछड़ा। चलिए दिलीप जी, मैं आपसे इस पर एक शॉर्ट कमेंट लूंगी सर, संजीव जी और अशोक जी की प्रतिक्रिया के बाद। आरक्षण में घोटाले हो रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, तमाम जगह आरक्षण में घोटाला हो रहा है, उनको ठीक से आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। आज जो समाज पिछड़ा है वो अशोक जी देखिए, सर माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं दिलीप जी आपका एक शॉर्ट कमेंट चाहूंगी इस पर।
जाति जनगणना से भाग रही है भाजपा सरकार इस समय, और ये पूरा देश देख रहा है। इसका खामियाजा 2024 में भुगतेगी। चलिए अशोक जी, आपकी बात हम तक पहुंच गई। दिलीप जी को भी सुन लेते हैं। शॉर्ट कमेंट सर, आपका वक्त की बहुत कमी है, माफी के साथ आपको रोकूंगी अशोक जी। और पीडीए और समाजवादी समझ मिलकर भाजपा की विदाई करेंगे। अल्पसंख्यक अशोक जी, आपकी बात हम तक पहुंच चुकी है, तमाम पार्टियों तक पहुंच चुकी है। दिलीप जी का एक शॉर्ट कमेंट इस पर सुन लेते हैं सर, माफी के साथ आपको रोकूंगी क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। दिलीप जी। देखिए जी, जो संविधान की मूल भावना है, जो सामाजिक सोशल प्रिंसिपल, समाज का मतलब समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर जाति। तो अगर आप जाति में स्थिति की गणना करवा लीजिए, किसकी स्थिति खराब है सोशली और इकोनॉमिकली, जो आपका संविधान कहता है। आज ऐसा नहीं है कि जो समाज जाति के लोग हैं वो गरीब नहीं है। समाज जाति के लोग रिक्शा चला रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, चपरासी बने हुए हैं, सब्जी बेच रहे हैं, ठेला खा रहे हैं, तो उनकी स्थिति खराब नहीं है। उनको इस देश के संसाधनों का हक नहीं है, उन्हें राष्ट्रीय मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जा सकेगी। आप अगर वाकई में संविधान की मूल भावना की बात करते हैं तो आप स्थिति की जनगणना कराइए कि किसकी स्थिति खराब है, उसको रिजर्वेशन दे दीजिए, उसको सुविधाएं दे दीजिए। वो पिछली जाति का हो सकता है, अगले आप ओबीसी था, पिछड़ा जाता, 25 पिछड़ा हो गया, थोड़े में 80 पिछड़ा आ जाएगा, क्योंकि जिससे आपको राजनीतिक लाभ मिल। देखिए यशवर्धन जी, मैं बीच में बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल, देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और ये बात महत्वपूर्ण कही आपने दिलीप जी कि देखिए आर्थिक आधार महत्वपूर्ण आधार है और इसी के हिसाब से आप जनगणना कराइए ना, इसी का जिक्र कीजिए। क्यों लगातार जाति पे आते हैं? हालांकि लगातार जो आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि भाई जाति की पॉलिटिक्स करती है, आप भी तो वही कर रहे हैं। सर आप चारों हमारे साथ जुड़े, मनोज, दिलीप जी, अशोक जी, संजीव जी, प्रशांत जी, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब बात होती है तो जाति जाएगी नहीं। मेरे साथ इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देख